हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और मेरी गारंटी है कि यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। अगर ना आए तो मेरा नाम बदल के जो भी कुछ रखना चाहते हो रख देना, बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत छाट छाट के लेके आया हूँ। कह रहे हैं 156 का जो लॉसॉपा है वो 156 है, तो इनका मौशापा क्या होगा। देखो आप जानते हैं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आप जानते हैं कि क्या होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, HCF गुणा LCM के बराबर होता है। मौशापा गुणे लॉसॉपा के बराबर होता है। तो दो संख्या हमारे पास क्या है, एक तो 26 है, दूसरा क्या है 156 है। उनका जो LCM हमें दे रखा है प्रश्न में वो कितना दे रखा है, 156 दे रखा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, HCF का मान क्या होगा, तो हमें HCF निकालना है, ठीक। आप देख पा रहे हैं, डिटेल में करा रहा हूं। ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो 156 से 156 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, जो HCF होगा दोस्तों वो होगा आपका कितना, वो होगा आपका 26। HCF कितना होगा, 26 होगा। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, और उनका आप HCF निकालते हो, मौशापा निकालते हो, और मौशापा कितना आता है, एक आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ए और बी को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य युग्म, ठीक है, सह अभाज्य युग्म कहते हैं, ठीक है। सो अब आपको देखना है कि दो संख्या कौन सी है जिनका HCF एक आएगा। ऑप्शन पे आ जाओ। तो देखो, अगर मैं 14 को काटूं, 7 से कट जाते हैं, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ठीक है ना। तो 7 से दोनों कट गया, यानी कि इनका जो मौशापा है वो 7 है। मौशापा में एक चाहिए, 7 नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो 31 एक कम 31, 31 तिया 93, तो मौशापा कितना आ जाएगा 31। फिर देखो ये कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 चंग 12, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, तो इसका मौशापा कितना आ गया 2। हमें एक चाहिए, 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब कैसे सही होगा वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे 18 है ना, ठीक है, 18 का गुणनखंड करो, गुणनखंड करना आता होगा, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, जब तक एक ना आ जाए हम तब तक करते हैं। उसके बाद अगला क्या है 25, ठीक है, तो यहां आ जाएगा 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो देखो 18 को मैं लिख सकता हूं 2, 3 कितनी बार है, 2 बार गुणे में, तो 3 की घात 2, ठीक है। 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 की घात 2, 5 2 बार है। बताओ दो संख्या ना, इनमें कोई भी ऐसी संख्या जो दोनों में हो, कोई भी ऐसी संख्या जो दोनों में हो, नहीं है। अगर कोई भी ऐसी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, उस स्थिति में जो HCF होता है एक होता है, और HCF एक आ गया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर पहला वाला है वो सही हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का HCF मौशापा एक आ रहा है, यानी कि ये क्या है, सह अभाज्य संख्या का एक युग्म है। अगर किन्हीं दो संख्याओं का मौशापा हम निकालते हैं और मौशापा एक आता है, तो ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो देखो दोस्त, अगर इस बिंदु को मैं P बोलूं और इस बिंदु को मैं Q बोलूं, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2, ठीक है। मुझे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, मुझे इन दोनों बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि मुझे PQ निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ये होता है x1 माइनस x2 का वर्ग y1
माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, सूत्र में रखो x1 5 है और x2 कितना है माइनस के 12, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस 12। y1 0 है, y2 भी 0 है, 12 और 5 को जोड़ोगे 17 का वर्ग आ जाएगा, 0 में से 0 घटाओगे 0 का वर्ग आ जाएगा। 17 का वर्ग होता है 289, 0 का वर्ग होता है 0। ठीक है, 289 में 0 जोड़ेंगे 289 रहेगा और 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है, 17 मात्रक। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ढेर सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बना रखे हैं जिनकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, सो डिस्क्रिप्शन आप एक बार जरूर चेक करते रहें। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ठीक है, प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा, वो आपको बताना है। तो देखो इस प्रश्न में आपको क्या करना है ना, प्रत्येक प्रश्न में जो प्रत्येक पार्ट है जो 35, 56, 91 हर एक 7 शेषफल छोड़ रहा है। और छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कीवर्ड छुपा हुआ है। छोटी से छोटी संख्या का जो मतलब होता है वो होता है लॉशअपा एलसीएम, और बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है मॉशअपा एचसीएफ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये जो तीन संख्या है ना 35, 56 और 91, इनका क्या निकालना है, पहले लॉशअपा निकालना है और जो लॉशअपा आएगा उसमें 7 जोड़ देना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं डिटेल विधि में। 35 का मैं करता हूँ गुणनखंड, उसके बाद 56 का मैं करूँगा गुणनखंड, और उसके बाद 91 का भी मैं करूँगा गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे 5 7 35, 7 एकम 7। अब आज गुणनखंड कर रहे हैं 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 7 14, 7 एकम 7। फिर काटेंगे 7 एकम 7, ठीक है ना, 2 बजा 7 3 21, एंड ये आगे 13 एकम 13। तो अभाज्य गुणनखंड जो होगा देखो 35 को लिख सकता हूं मैं 5 गुणा 7, 56 को लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 2 है 3 बार, 7 है 1 बार, और 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 1 बार और 13 है 1 बार। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों में है। ठीक है, जो तीनों में है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो जो तीनों में उसकी मैक्सिमम पावर, तो 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम घात 1 ही है, इससे ज्यादा तो थोड़ी ना 7 की घात। अब जो बच गए उनको गुणे में डाल दो, 7 गुणे 5, 2 की घात 3, और ये आ गया 13। तो देखो ये हो गया 8, ठीक है, ये हो गया 13 7 91, 13 और 7 की गुणा कर दी, और ये 8 और ये 5, 8 5 40, गुणा करो 4 एकम 4, 4 9 36, पीछे से 0, और ये बोला था कि प्रत्येक दशा में 7 से शेषफल हो, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3647। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा, यानी कि आपसे एन पूछा है। ठीक है ना, एन निकालना है, और एन की जगह पर कितना है 15 गुणज, यानी कि 15 है। 8 का पहाड़ा, 8 कम 8, 8 दूनी 16, यानी कि जो आपका प्रथम पद है ये 8 है, और जो आपका शार्वंतर है वो भी 8 है। आपको एन निकालना है। सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 गुणा d। ठीक है, मान रखेंगे n का मान हमारे पास है 15/2 2a, a का मान है 8, n-1 15-1, और d का मान हमारे पास कितना है 8। तो इधर है 15/2, 8 दूनी 16, 15 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 14, और यहाँ पर है गुणे में 8। ठीक है, 15/2, ठीक है 16,
कई बच्चों को तो 20 तक पढ़ाना नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, 10 तक तो पढ़ा आता है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 8 जैसे 14 का पढ़ा तुम्हें नहीं आता तो 8 से गुणा कर दो, 4 अठे 32, हासिल लगा 3, 8 एकम 8 और 4, 8 और 3 11, तो 112 हो गया। तो अब यहाँ पर 15/2, 16 जोड़ दोगे 6 और 2 8, 1 और 1 2, 128 काटोगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8, तो 15 को गुणा कर देना है 64 के साथ। ठीक है, 15 चौके 60, हासिल लगा 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 96, कितना आ जाएगा उत्तर? 960 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, मेरी बातों पे विश्वास ना हो डिस्क्रिप्शन चेक करें, प्लेलिस्ट चेक करें। ठीक है, विज्ञान वगैरह सब कुछ पढ़ा रखा है। अगला जो प्रश्न है, क्या है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है तो p का मान क्या होगा? तो जो द्विघात समीकरण का मूल होता है वो क्या करता है? समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या करता है? समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी कि जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आप -2 रख दो तो इस समीकरण को ये क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो रखो भाई 2, जहां जहां आप दिख रहा है आपको x है ना, तो यहां रखो -2, 2x के जगह पे -2 रखो, तो माइनस का वर्ग करने प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4 और 2 में से 2 दूनी 4, माइनस का p उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का p, 4 में से 4 घटाओगे तो p का मान कितना आ जाएगा दोस्त? p का मान आ जाएगा 0। तो p का मान कितना होगा? 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वीडियो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन सीबीएसई बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु बिंदु 5 को -2 तक -3,2 से समदूरस्थ है तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? देखो, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है तो माना वो बिंदु P है, एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक क्या होता है? 0। माना वो बिंदु x, 0 है क्योंकि x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, ये जो बिंदु है वो जो 2 हमारे पास बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु दे रखा है 5, -2, ठीक है, और एक बिंदु दे रखा है हमें -3,2, इससे क्या है? समान दूरी पर है। यहां से इस बिंदु की दूरी और यहां से इस बिंदु की दूरी समान है। प्रश्न में हमें दे रखा है, अगर इसका नाम A दे, इसका नाम B दे, तो प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो AP होगा और जो PB होगा वो आपस में बराबर होगा, यानी कि A और P के बीच की दूरी और P और B के बीच की दूरी समान होगी, है ना। तो A और P के लगाओगे, सूत्र क्या होता है? x1 - x2 का वर्ग, x2 x हो जाएगा। देखो, x1 - x2 का वर्ग, तो x1 मेरे पास क्या है? यहाँ पर 5 और x2 मेरे पास यहाँ पर क्या है? x। y1 मेरे पास क्या है? -2 और y2 क्या है हमारे पास? 0। इधर आ जाइए, अब इसमें लगाओगे PB में, PB के लिए x1 क्या हो जाएगा? x और x2 क्या हो जाएगा? -3, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। y1 है आपका 0 और y2 आपका है 2। ठीक है, देखो आप इस तरफ भी अंडररूट है, इस तरफ भी अंडररूट है, अंडररूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, और वर्ग करने पे क्या होता है? अंडररूट दोनों तरफ से हट जाता है। ठीक है, इधर से भी अंडररूट हट जाएगा, ये बचेगा, वर्ग कर दो, a - b का वर्ग लगा के खोल दोगे ना, तो 5 का वर्ग, a का वर्ग 25, b का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2 है भी, 5 दूनी 10, x हो जाएगा। और यहाँ से -2 बचेगा, -2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा। इसको भी खोल दो, a + b का होल स्क्वायर, a का वर्ग फिर 3 का वर्ग, 3 × 9, 2ab, 3 दूनी 6x, और -2 बचेगा, 0 में से 2 घटाओगे -2 बचेगा, 2 का वर्ग क्या होता है? 4। बराबर के दोनों तरफ समान चीज यहाँ पे कट जाते हैं, इधर x² है, इधर x², प्लस का है, दोनों कट गया, इधर 4 है, इधर 4 है, कटा। ठीक है, अब x को एक तरफ लिखो, संख्या को एक तरफ लिखो, 25, ये प्लस का 9 इधर के माइनस का हो गया। ठीक है, ये 6x
और माइनस का 10 उधर आके क्या हो गया, प्लस का 10x। 25 में 9 घटाओगे 16, ये हो गया 16। तो 16 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 16 एक कम 16, तो x का मान कितना आ गया, 1। अर्थात वो जो बिंदु होगी, आपने बिंदु क्या माना था, p माना था, x, 0, x का मान 1 आया है, तो बिंदु होगी 1, 0। बिंदु क्या होगी, 1, 0 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कभी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में भी आता है, कभी 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 बड़े नंबर में भी आता है, लेकिन आता जरूर है हर साल एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हर साल आता है, कह रहे हैं आपको ये द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी ये बताना है। और जब भी हमें मूलों की प्रकृति निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं विविक्तिकर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो द्विघात समीकरण है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज 2, बी क्या है, एक्स का गुणज -5, और सी क्या है, अचर पद 4। हमें क्या निकालना है, विविक्तिकर डी, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर - 4ac। बी का मान कितना है, -5 वर्ग 4, ए का मान है 2 और सी का मान है 4। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाता है, 5 का वर्ग 25, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो 25 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा दोस्त, -7। तो ये क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। ये क्या आ गया, ऋणात्मक। आप जानते होंगे है ना, अगर डी का मान 0 आता है तो वास्तविक और मूल समान होते हैं, अगर डी का मान प्लस में आता है तो भिन्न भिन्न होते हैं, और अगर डी का मान माइनस में आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, यानी कि काल्पनिक मान होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो बी हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डी का मान माइनस में है, यानी कि काल्पनिक मान आएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। देखो, दो त्रिभुज सब समरूप होते हैं तो 3 कंडीशन होती है। ठीक है, प्रमेय के आधार पर 3 कंडीशन होती है, लेकिन अगर दो त्रिभुज अगर समरूप हम बोल रहे हैं, जैसे एक त्रिभुज ये है, ये छोटा एक त्रिभुज है और ये बड़ा एक त्रिभुज है, अगर इनको हमें समरूप बोलना है तो इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। साथ ही साथ संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो समान होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन पे आ जाओ, पहले ऑप्शन पे आ जाओ, इनके संगत कोण बराबर हो, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, इनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, ये कथन भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी कि जो सही विकल्प होगा वो होगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न में आ जाओ, छठे चैप्टर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है। हमें दे रखा है कि ये जो कोण 125 है और ये वाला 70 है, तो ओ ए बी का मान क्या होगा, ओ ए बी, यहां पे ये जो कोण है इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है कि नहीं, और आपको पता है हमें प्रश्न में क्या बोला है, देखो ये जो ओ कोण है ओ के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख क्या कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कक्षा 9 में पढ़ा होगा, जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और उसके साथ साथ इधर वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा। ठीक, और आप जानते हैं कि ये एक रेखा है, इधर जो कोण बनेगा और इधर जो कोण बनेगा दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने इस कोण को x बोल दिया। आप जानते हो x प्लस 125 किसके बराबर होगा, 80 के, 180 के बराबर होगा। तो प्लस का 125 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 55। x का मान आएगा 55, लेकिन हमें x का नहीं, हमें तो y का मान चाहिए। ठीक है, हमें तो y का मान चाहिए। अब आप देखो भाई, ये x आपने कितना निकाला है, 55,
तो यहाँ पे भी कितना होगा, 55 होगा। और ध्यान से देखो ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो आप ध्यान से देखना, डी कोण 70, ये 70 है, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये कितना निकाला अभी आपने, 55, क्योंकि ये 55 है तो ये भी कितना होगा, 55 होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और अगला जो कोण है आपका क्या है, सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 125, प्लस का उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो आंसर कितना, सॉरी सी कोण कितना आएगा, 55। अभी आंसर नहीं आया है, तो ये जो कोण है ये भी कितना हो गया, 55। हालांकि आंसर 55 है। अब देखो आपको पता है, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखो ओ किसके बराबर है, ओ के, डी किसके बराबर है, बी के, तो सी किसके बराबर होगा, ए के। यहाँ का जो सी है और यहाँ का जो ए है वो बराबर होगा, और हमें एक कोण ही निकालना है, ठीक है। ओ ए बी जो बीच में होता है वही कोण होता है। तो अगर सी कोण 55 है तो ए कोण भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, 55। ये आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, अगर साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान बराबर है तो किस एंगल पे बराबर होता है। थीटा का मान दे रखा है कि 0 या 0 से बड़ा होगा या 90 या 90 से छोटा होगा। तो आप जानते हो कि साइन 45 और कॉस 45 का मान समान होता है। साइन 45 का मान भी 1/10√2 होता है और कॉस 45 का मान भी √2 होता है। किस एंगल के लिए बराबर होते हैं दोनों मान, 45 डिग्री के लिए बराबर होते हैं। बिना हल के ये निकल जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। त्रिकोणमिति टेबल आपको मैंने याद करना सिखा रखा है, इससे प्रश्न आते ही आते हैं त्रिकोणमिति टेबल से। अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न पिछले साल पूछा गया है जबकि सिलेबस में था नहीं, बच्चों ने पढ़ा नहीं। मैं 1000 बार बोलता रहा कि भाई पढ़ लो आ सकता है, बच्चे माने नहीं, पढ़ के नहीं गए, एग्जाम में आ गया। और नंबर सब वो सोचा कि हमें बोनस नंबर मिलेगा, किसी को कोई बोनस नहीं मिला भाई। जिसने किया उसको तो मिला पूरे नंबर, और जिसने नहीं किया उसको नंबर नहीं मिले। अब देखो तुम्हें साइन 0 का मान पता है, 30 का मान पता है, 45 का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है। क्या तुम्हें 15 का पता है, नहीं। क्या तुम्हें 75 का पता है, नहीं। यहां पर एक चीज देखो कि अगर 15 और 75 को मैं जोड़ूं कितना आता है, 90। और साइन और कॉस, ठीक है, अगर हो ऊपर नीचे तो कट के ये मान 1 देता है। बिना हल के आंसर आ जाएगा 1। अब इसको मैं डिटेल में हल करके दिखाता हूं। देखो डिटेल में भी देख लो, साइन 15 कॉस 75। जब कभी भी दो कोण को जोड़ने पर 90 आए तो उनमें से किसी एक को बदलना होता है। ऐसे कोण जिनका मान त्रिकोणमिति टेबल में नहीं मालूम है, तब अगर दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 आता है तो उनमें से किसी एक को हमें बदलना होता है। तो या तो 15 को बदलो या फिर 90 को बदलो और 75 को बदलो। तो ऊपर वाला बदलते हैं, साइन 90 में से मैं कितना घटा कि 15 आ जाए, 75। ऊपर वाला बदला है तो नीचे वाला नहीं बदलना। और सूत्र आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, 75। तो ये हो जाएगा कॉस 75, नीचे भी क्या है, कॉस 75। ऊपर नीचे सेम टू सेम, कट के आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान अगर 0 हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। अगर थीटा मालूम हो जाए तो बात बन जाए। देखो साइन स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान कितना होता है, 1। अगर थीटा समान हो तो यहाँ पर पावर में 4 है तो 1 मत लगा देना डायरेक्ट। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, माइनस का कॉस थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के कॉस थीटा, ठीक है। गुणे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता 1 गुणा करने से। अब ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में
और अब जानते हैं साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक, अच्छा इधर टेन है तो उधर भी हमें टेन में चाहिए, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय मान समान करने पड़ते हैं। टेन 45 का मान एक होता है, तुलना करोगे 10 से 10 हट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 45। ठीक है, थीटा का मान कितना आ जाएगा 45। अब तुम्हें जो निकालना है वो तुम आराम से निकाल सकते हो। क्या निकालना है, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, यानी कि दोनों 45 ही रखना है, साइन 45 का मान। इसका मतलब क्या हो, साइन 45 की पावर में 4 कॉस 45 की पावर में 4। साइन 45 का मान होता है 1/√2 घात में 4, ये भी हो गया 1/2 अंडर में घात में 4। एक को कितनी ही बार गुणा करो, एक ही होता है, अंडर√2 को अंडर√2 से गुणा करोगे 2 आएगा, अंडर√2 को अंडर से गुणा करोगे 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इधर भी वही, दोनों के बट्टे में समान है, लॉस ऑफ वही आ जाएगा, ऊपर फिर वैसे का वैसे जुड़ गया, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर आएगा 1/2। कितना आएगा दोस्तों, 1/2। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, ये आपके त्रिकोणमिति का प्रश्न है। ठीक, नियम क्या कहता है, अगर कोई सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, और सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो। ठीक है, तो हमें साइन कॉस में बदल देना है, क्योंकि यहां कोई भी सर्वसमीका नहीं लग रही है, तो बदलेंगे हम भाई। सेक क्या होता है 1/cos, और टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बट्टे कॉस, और यहां पर पहले से ही साइन में बदला हुआ है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया। देखो भिन्न है, हल करना पड़ेगा, तो लॉस ऑफ कॉस आ जाएगा, दोनों के बट्टे में कॉस है ना, जब नीचे सेम टू सेम होता है ऊपर वैसा का वैसा आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां आप ध्यान से देखोगे तो ये सूत्र दिख रहा होगा, a + b गुणा a - b ऊपर, क्योंकि ये चीज समान है, ये चीज समान है, फर्क सिर्फ चिन्ह का है। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे कि भैया a + b गुणा a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो यहां से हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और cos 1 कम cos, 1 का वर्ग 1 होता है, और 1 - sin² क्या होता है, फॉर्मूला है 1 - sin² होता है cos², बट्टे में है cos, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में, cos गुणा cos, बट्टे में है cos, एक cos से एक cos कटा, ऊपर क्या बचा cos। तो आपको आपका जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा cos, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा दोस्त, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, हमसे क्या बोल रहे, चित्र में बिंदु O का, यहां से देखिए बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप क्या होगी। ठीक है, अवनमन कोणों की माप क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से प्रश्न को देखें, चित्र को देखें, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हमें इसके समांतर लेना होता है। ठीक है, अवनमन कोण जो होगा वो यहां से यहां बनेगा, यहां पे बनेगा और यहां पे बनेगा। ठीक है ना, आप जानते हैं यहां से लेकर यहां तक का कोण कितना है, 90 होता है, यहां से लेकर यहां तक का कोण भी कितना होता है, 90 होता है। देखो यहां से लेकर यहां तक 45 है, तो क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा 45, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर होती है और ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो यहां पे जो कोण होगा, सॉरी यहां पे जो कोण होगा, यहां पे भी वही कोण होगा, यहां पे भी वही कोण होगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा दोस्त, यहां पर 45 होगा। अब देखो भाई यहां पर कितना हो जाएगा, इधर देखो यहां से लेकर यहां तक 90 होता है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 होगा, 30 + 60 90 होता है, तो ये 30 हो गया।
अब आपसे अवनमन कोण पूछा है, अवनमन कोण कितना है 45 और 30, कितना होगा 45 और 30 होगा। ऑप्शन में देखो कहीं दिख रहा है 30 45 लिखा हुआ है, 45 30 भी लिखा हुआ है। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई 30 45 होगा या 45 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो पहले आएगा और यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे बाद में आएगा। तो आंसर होगा 45 30। आंसर कितना होगा दोस्तों 45 और 30। 30 45 जिसने अगर करोगे तो वो गलत माना जाएगा, गलत होगा। आंसर होगा 45 और 30। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे त्रिभुज एबीसी में अगर सी कोण 90 है और 10 का मान इतना है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में पूछो ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 नंबर में आना चाहिए। हर साल एग्जाम में आ जाते हैं। डिटेल पे करके दिखाता हूं। हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। यहां पर सी समकोण है, यहां सी है तो यहां बी होगा और यहां ए होगा। प्रश्न में जो डाटा हमें दे रखा है वो 10A के लिए दे रखा है। किसके लिए दे रखा है 10A के लिए। आप जानते हैं एक ट्रिक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। यहां से होता है साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। टेन क्या होता है लंब बट्टे, टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो बच्चों ये हमें क्या दे रखा है लंब और ये हमें क्या दे रखा है आधार, ए के हिसाब से। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। तो मेरा लंब कितना है 1 और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, जो नहीं दे रखा है। आधार कितना है हमारे पास √3। कर्ण हमें नहीं मालूम है, कर्ण निकालना है। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बस आंसर से लेना देना है, डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो आधार कितना है 1, 1 का वर्ग, लंब कितना है √3 का वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग √3 का वर्ग करोगे अंडरूट हट जाता है 4। तो कर्ण कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकालोगे 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। कर्ण हमें कितना मिल गया 2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। ठीक है, अब हमें प्रश्न में जो बोला उस पे आ जाओ। हमें निकालना है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। फिलहाल ए के लिए बात कर लेते हैं क्योंकि जिस कोण के लिए बोलते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो मैं फिलहाल ए वाला साइन ए और कॉस ए निकाल लेता हूं यहां पर अलग से। साइन है, साइन का सूत्र क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब मेरे पास क्या है 1, कर्ण हमेशा वही रहता है फिक्स। देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण हमेशा फिक्स हुआ। अगर ये कर्ण है ये लंब है तो ये क्या हो जाएगी आधार। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है कॉस है। कॉस क्या सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। तो मेरे पास आधार कितना है √3 ए के लिए, कर्ण कितना है 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोबारा से आ जाओ, ठीक है दोबारा से आ जाओ। अब किसके लिए निकालते हैं, अब हमें बी के लिए निकालना है। तो बी के लिए निकालना है, बी के लिए निकालना तो बी के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण ही होती है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आधार। फिर हमें निकालना है साइन बी। सूत्र क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब मेरे पास कितना है √3 और कर्ण मेरे पास 2 है। फिर कॉस बी, कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार मेरे पास 1 है, कर्ण मेरे पास 2 है। अब ये सारे मान मिल गए, उठाकर यहां रख दो। साइन ए का मान है 1/2, कॉस बी का मान है 1/2। कॉस ए का मान है √3/2 और साइन बी का मान है √3/2। 1 गुणा 1 1, 2 दूनी 4, अंडरूट गुणा 3 2 बार आएगा तो अंडरूट हट जाता है, 2 दूनी 4। ठीक है, भिन्नों का गुणे में ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है। दोनों के नीचे सेम है, लॉस ऑफ वही आ जाता है। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है। 4/4, 4 1 कम 4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा 1।
अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है। जो मिनट की सुई है यहां से लेकर यहां तक वो कितनी लंबी है, वो प्रश्न बोल रखा है 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है। ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक। जो कोण हमें आपको पता है 1 मिनट में, अच्छा 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है 1 मिनट में। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या नहीं दे रखा है, थीटा नहीं दे रखा है। आप जानते हैं एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लगता है, 60 मिनट लगता है। देखो एक चक्कर में कोण कितना बनता है, 360 बनता है। देखो आपको पता है 60 मिनट में जो कोण बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, 60 से भाग दे दोगे, कितना बनेगा 6 डिग्री। अब ये मान रखो थीटा हमारे पास कितना है 6 डिग्री है, 6 बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, 6 छन 36 0, तो आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टे में 60। यानी कि जो ऑप्शन नंबर पहला वाला है वो सही हो जाएगा, ठीक, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला है वो भी ठोस, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका जो सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें व्यास दे रखा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या होती है आधी व्यास की, तो 1/2 उसका और आधा कर दोगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो त्रिज्या आ जाएगी हमारी 1/4। सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर, आर का मान है 1/4 वर्ग, 3 पाई 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, सो आंसर आ जाएगा 3 पाई 1 कम 3 पाई बट्टे में 16। आंसर कितना होगा 3 पाई बट्टे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः इतने और इतने हैं, बंटन के लिए बहुलक क्या होगा। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में एक संबंध होता है कि जो बहुलक होता है माध्यिका का 3 गुना होता है और उसमें से हमें 2 माध्य घटा देने होते हैं। यह संबंध है माध्य माध्यिका और बहुलक में। कभी कभी यही संबंध भी एग्जाम में आ जाता है। अब इस पे प्रश्न आएगा या तो ये क्वेश्चन आएगा, माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो एक ही बात है। प्रश्न में हमें माध्यक कितना दे रखा है 26.1 और माध्य कितना दे रखा है 25.8। रखो माध्यिका है 26.1 और माध्य है 25.8। 3 से गुणा करो, 3 कम 3, 3 से 18, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 से गुणा करो 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 पंच 10 और 1 11, हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। तो 78.3 में से 51.6 घटाना है, तो 13 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, सही क्या गुणा 26 ना, 3 कम 3, 3 छंग 18, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 पंच 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक तो है। 13 में से 6 घटाएंगे 7 आएगा, ठीक है। 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा और 7 में से 5 घटाएंगे तो 26.7। 26 तो आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं। 3 कम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक तो है यार। 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 पंच 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5।
2 8 16 हासिल लगा, 1 2 5 10 और 11 का 1, ठीक है। तो 13 में से 6 घटाएंगे 7 आ जाएगा, ठीक है ना। और 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 26.7। तो ऑप्शन नंबर किस पर टिक करोगे? दशमलव के उस तरफ थोड़ा बड़ा गड़बड़ चल सकता है, लेकिन दशमलव से पहले गड़बड़ ना होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर आप डी सही लगा के आओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? देखो, जो माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, ठीक है। कौन कौन होता है मैं बता देता हूं। माध्य होता है, बहुलक होता है और माध्यिका भी होती है। माध्यिका जिसे माध्यक भी कहते हैं, ये तीनों होते हैं, ठीक है। माध्य होता है, माध्यक होता है, बी और सी दोनों सही हैं। माध्य भी होता है, माध्यक भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और सी दोनों सही हैं। बारंबार तत्व नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं जो कि आसान है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बाकी मैंने ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, जरूर चेक करें, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी बना रखी है, प्लीज जाके एक बार जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।